स्वरा भास्कर क्यों मिली एक ऐसे मौलाना से जो कहता है छोटी बच्चियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए? क्यों स्वरा भास्कर महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय को पाखे नबी वाली सजा के लिए उकसा रही हैं? आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आपका ईमान कहाँ था जब आपके दोस्त अनिल राठौड़ ने विदेश जाने की सभा यहाँ लगवाई थी, जहाँ से खड़े होकर वो आज के नबी को गालियाँ दे सकता था। जो स्वरा भास्कर स्वयं को सेक्युलर बताती थी, आज उनका असली चेहरा क्यों सामने आ रहा है? I'm secular and I strongly believe in the values espoused in the Indian Constitution. जो स्वरा भास्कर एक कम्युनिस्ट हुआ करती थी, क्यों आज एक इस्लामिस्ट बन रही हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत। स्वरा भास्कर जो नारी उत्थान की लड़ाई लड़ने का दिखावा करती थी, क्यों आज नारियों को कुचल कर रखने की सोच रखने वाले मौलाना से मिल रही है? क्या होता है जब एक प्रोग्रेसिव महिला इस्लाम का दामन थामती है? पूरे विश्व में जो और कम्युनिज्म एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं, वो क्यों भारत में एक दूसरे के गले मिल रहे हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विवादों और स्वरा भास्कर का पुराना नाता रहा है। स्वरा जिस रास्ते पर जाती है, विवाद उनके पीछे पीछे चलता है। स्वयं को सेक्युलर समझने वाली स्वरा हमेशा से पितृसत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हुए नारीवादी और महिला सशक्तिकरण के लिए सोशल मीडिया पर तत्पर रही हैं। परंतु तथाकथित ब्राह्मण पितृसत्ता के खिलाफ लड़ते हुए ये एक अति कट्टरपंथ पितृसत्ता की सोच के आगे घुटने कैसे टेक गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसका पता आपको लग गया होगा, और नहीं लगा है तो अब लग जाएगा। स्वरा और उनके पति फहाद अहमद अपनी चुनावी जीत के लिए मौलाना सज्जाद नोमानी से दुआ लेने गए थे। दुआ। अल्ट्रा फेमिनिस्ट बनने वाली स्वरा आज लड़कियों को स्कूल तक से भी रोकने वाले सज्जाद नोमानी के आगे सजदा कर रही हैं। अपने बच्चों और बच्चियों को जाहिल रखना बेहतर है। कसम खा के कहता हूँ रब्बे काबा की, अपने बच्चों और बच्चियों को जाहिल रखना बेहतर है इन कॉलेजों में भेजने से के मुकाबले। कट्टर नारीवादी सोच रखने वाली स्वरा, जिन्होंने स्वयं अंतरधार्मिक विवाह किया है, वह उस व्यक्ति से मिलती है जिसे लड़कियों का स्कूल जाना उन्हें काफिर बनाना लगता है, जो अंतरधार्मिक विवाह पर एक गहरा प्रहार करता हुआ दिखता है। क्या यह मौलाना स्वरा भास्कर को स्वीकार करेगा? क्या स्वरा आज उनके विचारों का समर्थन करती हैं? करना ही होगा, क्योंकि इनके पास और अधिक विकल्प हैं नहीं। स्वरा भास्कर आज़ादी के नारे लगाते लगाते कैसे इस्लामिक गुलामी की जंजीर में चली गई, उसको हम उनके पुराने पहनावे से भी समझ सकते हैं। स्वरा हमेशा खुले कपड़े पहना करती थी, ऐसी ही फिल्में करती थी जिनमें उन्हें इसी प्रकार का रोल मिलता था। आज वह लगभग हिजाब जैसे एक दुपट्टे से सिर ढककर इस्लाम में बताए गए रिवाज जैसा ढीला वस्त्र पहनकर मौलाना जी के सामने नजर आ रही हैं। स्वयं को सेक्युलर बताने वाली ये महिला I'm secular and I strongly believe in the values espoused in the Indian Constitution. कैसे आज एक कट्टर मुस्लिम बनती जा रही हैं। जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आपका ईमान कहाँ था जब आपके दोस्त अनिल राठौड़ ने विदेश जाने की सभा यहाँ लगवाई थी, जहाँ से खड़े होकर वो आज के नबी को गालियाँ दे सकता था। और ये जो बदलाव स्वरा में है ना, हम ना इसे सज्जाद भूमि की पृष्ठभूमि से समझ सकते हैं। तो देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी एक देवबंदी हैं। ये अपने इस्लाम के प्रति कट्टरता के साथ समर्पित हैं, और अपने एक वीडियो में इसने ये कहा था कि अगर आप पिता हैं और मुसलमान हैं और अच्छे इंसान हैं तो अपनी बेटी के प्रति लापरवाह होना हराम है। कैसी लापरवाही? तो मौलाना जी बताते हैं, लड़कियों का स्कूल कॉलेज जाना हराम है, और जो माँ बाप उन्हें स्कूल कॉलेज भेजते हैं वो दोज़ख की आग में जलेंगे। तो लोगों ने पूछा, बुर्का पहनाकर भेज दें? भाई साहब बोले, भेज कर देखो, दोज़ख तैयार है। अगर तुम्हें अपनी बेटी पढ़ानी है तो घर पे किसी को बुलाओ और पढ़वाओ, उसमें भी जो टीचर होनी चाहिए वो महिला होनी चाहिए, नहीं तो दोज़ख की आग तैयार है। महिलाओं को घर से बाहर तक निकलने की अनुमति ना देने वाला ये व्यक्ति स्वरा भास्कर का आइडल बन रहा है। अब मौलाना जी की बात चली तो इतनी कम तारीफ में थोड़ी छोड़ेंगे उन्हें। मौलाना अफगानिस्तान के तालिबान की भी तरफदारी करते हुए कह देते हैं, कोई भी उस समुदाय को नहीं हरा सकता जो सत्ता की तलाश में मरने के लिए भी तैयार है। भाई साहब बोलते हैं, तालिबान को बधाई, मैं हिंद के एक मुसलमान के रूप में आपके साहस,
क्षमता, धार्मिक उत्साह और दृढ़ संकल्प को सलाम करता हूं। जब हिंदुओं ने लव जिहाद के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू करी ना, तो इसने एक झूठी कहानी रची हिंदुओं और आरएसएस के खिलाफ। इसने कहा कि हिंदू लड़के जो है ना, वो मुस्लिम लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिसके लिए आरएसएस उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है और आर्थिक सहायता भी दे रहा है। भाई ने बोला 8 लाख मुस्लिम महिलाओं को हिंदुओं ने अब तक कन्वर्ट कर दिया है। स्वरा भास्कर जो लव जिहाद के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करती, वो इसमें बिलीव करेंगी या करने लग गई हैं? बताइए बताइए। उधर से सज्जाद नोमानी महाराष्ट्र में मुसलमानों को वोट करने के लिए परामर्श दे रहा है। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद है? क्यों स्वरा जी, काफी सेक्युलर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव भी लग रहा है, स्टेटमेंट है नहीं। अब प्रश्न उठता है कि स्वरा ऐसा क्यों कर रही हैं? तो स्वरा भास्कर की शादी हुई फहाद मियां से। फहाद मियां समाजवादी पार्टी के नेता थे। अब महाराष्ट्र में है चुनाव और फहाद मियां ने ज्वाइन कर ली है एनसीपी शरद पवार वाली। शरद पवार ने फहाद अहमद को दे दी टिकट। अब चुनाव लड़ना है तो भाई पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए स्वरा भास्कर ने क्राउड फंडिंग शुरू की। 35 लाख की रकम मांगी थी। अब तक लगभग 6.5 लाख इकट्ठे हुए हैं। चुनाव आ चुका है और इकट्ठे नहीं होंगे। जब पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो साला वोट कहां से इकट्ठा होगा? ऊपर से काफिर लड़की से शादी कर ली फहाद मियां ने, उसको कन्वर्ट भी नहीं कराया, निकाह भी नहीं पढ़ा गया, कोर्ट में मैरिज कर ली। तो दीन के लोगों ने फहाद को मुसलमान मानने से मना कर दिया। तो स्वरा भास्कर को मुसलमानों के बीच जाकर उन्हें ना अब भड़काना पड़ रहा है। जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। मुसलमान इन्हें अपना मान लें, इसलिए सज्जाद नोमानी से भी मिलना पड़ रहा है। सेक्युलर है ना, कम्युनिस्ट भी हैं, क्या करें। अब चलिए आगे देखते हैं कि स्वरा भास्कर अब से पहले किस किस प्रकार की बातें करती थी। अगले अध्याय में चलते हैं। स्वरा भास्कर जिसे कम्युनिस्टों और फेमिनिस्टों द्वारा आइडल माना जाने लगा था, जो आजादी आजादी के नारे लगाती हुई दिखती थी। और नाज़ी से और फासीवाद से और संघवाद से और गोसेवाद से और पुलिस हिंसा से। जो स्वरा भास्कर विमेन राइट्स और फेमिनिज्म के ऊपर दिल खोल कर बोलती थी। Not feminist wale feminist come to us with hormone studies to prove that, you know, so many months of paid maternity leave is unnecessary, or, you know, with pap smears to tell us, you know, how female ambition causes cancer. Yeah. Pseudoscience is trick number 3. जिस स्वरा भास्कर के वीरे दी वेडिंग फिल्म में स्क्रीन पर एक सीन करने के बाद भारत में महिलाओं द्वारा उस प्रकार के टॉयज की बिक्री बढ़ जाती है। हस्तमैथुन बॉडी के लिए विनाशकारी हो सकता है और ऐसी ना रिसर्च है। अगर इसे संस्कारों के परे भी देखना चाहो तो साइंस के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, लेकिन बेसिक संस्कारों को शिथिल करना ही आज का कम्युनिज्म है। फिर चाहे उससे आपकी हेल्थ कितनी ही प्रभावित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्वरा वही कर रही थी। और उस प्रकार के सीन्स को ना स्वरा भास्कर टाइप की जो फेमिनिस्ट होती हैं वो बहुत अधिक प्रमोट भी कर रही थी। इस सीन को एम्पावरिंग कहा गया, एम्पावरिंग। और ये सीन भारत में सिनेमा को चेंज कर देगा, ऐसा भी बोला गया। और सारे फेमिनिस्ट ग्रुप्स गदगद हो गए थे भाई साहब। To break anyone? No? Come on, so many women here. जो स्वरा भास्कर संजय लीला भंसाली की पद्मावत को देखकर कुछ ऐसा फील करने लगी थी जैसा आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली स्वरा भास्कर यहाँ पर यह कहना चाहती थी कि यदि कोई इन्वेडर आपको करने के लिए आगे बढ़े और आपके पास मृत्यु के अलावा और कोई चारा बचे ना, तो आपको ना अपने आप को उस इन्वेडर के सुपुर्द कर देना चाहिए। कर ले भाई जो करना है, हम तो अब ऐसे ही हैं। और ये देखकर भी देश विदेश की फेमिनिस्ट उछल उछल कर नाचने लगती हैं। वाह स्वरा जी वाह, वाह स्वरा जी वाह करने लगती हैं। लेकिन दूसरे ही छोर पर स्वरा भास्कर कुछ ये भी कहती दिख जाती हैं। Every time we complain, you come back at us with words, feminazi, and hashtags. Not all men. Hashtag not all men. वाह स्वरा जी, पूरी मर्द जात को ही आपने एक सांचे में ढाल दिया। यही आज का कम्युनिस्ट फेमिनिज्म है, जिसमें लड़कियों को मर्दों से घृणा करनी सिखाई जाती है इन द नेम ऑफ पेट्रियार्की। स्वरा भास्कर ये भी कर रही थी। There is an increasing number of women in this society who have been programmed to want to equate
an accusation with guilt when it comes to men because they can't stand men. There is a deep sense of man hating that is going on. अब भाई मर्दों से घृणा होगी तभी तो वो बकैती समाज में आ पाएगी। So this is your first time to India? They've been wanting to get me to India ever since we started dating 10 years ago. They? I identify as non-binary. So my pronouns are gender neutral. They, them, theirs. साला जो बवासीर अमेरिका में इन्होंने फैलाया है ना, वही भारत में फैलाने की पूरी चेष्टा है और ये काम करने के लिए स्वरा हमेशा आगे रही हैं और आज देखो इस के नाम पर वोट मांग रही हैं। क्यूट, वेरी क्यूट। मिश्रा जी को थोड़ा सर्व कीजिए। हम इस चुनाव में पूरा जोर लगा दिए निर्मला जी। फिर 2018 में स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया और कहा लाज शर्म शुड गो आउट ऑफ द विंडो। फिर भारत के लोगों ने यही किया, लाज शर्म हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो। इंस्टाग्राम खोल कर देख लो, यकीन नहीं आता तो। आज जो इंस्टाग्राम पर मचा हुआ है ना भाई साहब, उसके बारे में एक वर्क शो बनाया है, लिंक पिन कमेंट में दे रहा हूं, देख लेना। बहुत भयावह सिचुएशन है। तो भाई साहब आज के कम्युनिस्ट फेमिनिज्म के लिए इतना कुछ करने के बाद स्वरा भास्कर ऐसे दिखाई दे रही हैं। लाहौर वाया कुवैत भाई साहब, लाहौर वाया कुवैत। लाज शर्म तो खिड़की से बाहर फेंकनी थी ना, फिर ये सब कुछ क्यों? अब जिससे स्वरा मिलने गई यानी मौलाना सज्जाद नुमानी, वो आदमी क्वीर, गे, लेस्बियन, मल्टीपल प्रोनाउंस, क्या इन सबको सपोर्ट करेगा? बोलो बोलो, टेल टेल। और क्या अब आज के बाद स्वरा भास्कर इन सब चीजों के बारे में बोल पाएंगी? क्योंकि पति की वोट का प्रश्न है बाबू, पति की वोट का प्रश्न। अब भाई पैसा और सत्ता क्या कुछ नहीं करा सकती हैं बताइए? विमेन राइट्स के लिए बोलने वाली स्वरा उस आदमी से मिल रही हैं जो लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजना चाहता। और ये स्वरा भास्कर के लिए नया नहीं है, ऐसा दोगलापन वो कर लेती हैं। दिन भर जूस और इजराइल को गाली देती रहेंगी और फिर हार्पिक की ऐड भी कर देंगी। वो हार्पिक जिसे मस्जिद अल अस्का की वेबसाइट बॉयकॉट करने का फरमान देती है। वेल दैट्स स्वरा फॉर यू। उधर से सारे दिन अडानी को गाली देंगी और इधर से अडानी के फॉर्चून ऑयल की भी ऐड कर देंगी। तो दुबे जी, फंडिंग के बारे में हम सोच रहे थे कि इस बार चुनावी मुद्दों में भी मिलावट न की जाए, पार्टी की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। जो मिलावट के खिलाफ होते हैं वो लाते हैं फॉर्चून कच्ची घनी 100% शुद्ध सरसों का तेल। फिर अंबानी को गाली देंगी और अंबानी की भी ऐड कर देंगी। Have a claims free 2019. Be healthy and be happy. Happy New Year! तो भाई ऐसी दोगली स्वरा जी विमेन राइट्स का विरोध करने वाले या फिर लड़कियों को स्कूल तक से रोक देने वाले से भेंट या उसका सपोर्ट नहीं कर सकती हैं क्या? और वैसे भी भारत के कम्युनिस्टों को इस्लाम की चाटने की आदत होती है। डेविड फ्रॉली ने पूछा भी था कि भाई भारत के हिंदू कम्युनिस्ट जो होते हैं वो एंटी हिंदू होते हैं, पर भारत के मुस्लिम कम्युनिस्ट जो होते हैं वो एंटी क्यों नहीं होते हैं? घूंघट का विरोध करने के लिए इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हिजाब या बुर्के का विरोध ये कर नहीं पाते हैं और इसीलिए आज स्वरा आपको ऐसी दिखाई दे रही हैं। ऑलमोस्ट हिजाब ही है भाई साहब ये। पर अब चलिए अगले अध्याय में ये देखते हैं कि कैसे जब एक प्रोग्रेसिव महिला इस्लाम फोल्ड में जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है। अब देखिए स्वरा भास्कर का जो हाल है ना, इसका यही हाल होना था, ऐसा निष्कर्ष कई लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ था। पर अब देखना ये बड़ा रोचक होगा कि एक कट्टर कम्युनिस्ट इस के सिद्धांत का किस लेवल तक पालन कर पाता है। अब देखो स्वरा भास्कर तो केवल एक उदाहरण है, लेकिन दीन ने ऐसे कई लोगों की जीवन की गति को बदल के रख दिया है, अंदर बाहर हर प्रकार से। अब कई सेलेब्स इसको अपनी पहचान के रूप में अपना चुके हैं, तो उन्हीं के कुछ उदाहरणों पर दृष्टि डालते हैं। सना खान अपने करियर के शिखर पर थी। 2020 में सना खान ने ग्लैमर और प्रसिद्धि से दूर जाकर कॉन्जर्वेटिव इस्लामिक शिक्षा को अपनाया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वह इस्लामिक शिक्षाओं से भटक चुकी थी और अब वह अपने बनाने वाले के आदेश का पालन करेंगी। और इसे सिद्ध करने के लिए ना उन्होंने मुफ्ती अनस सैयद के साथ, एक मौलवी के साथ निकाह कर लिया। टीवी जगत की एक और कलाकार दीपिका कक्कड़, जिसने निकाह किया अपने को स्टार शोएब इब्राहिम से। शोएब से शादी करने से पहले ना इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था और इस्लाम कबूल करने के बाद दीपिका से फैजा हो गई थी और ऐसा करने के बाद ये थोड़ा गर्वित सा भी फील कर रही थी।
यह कहते हुए कि अब मैं आज़ाद फील कर रही हूँ, फिर बुरके में आज़ादी दिखा भी देती हैं। और ये हाल अगर टीवी वालों का है ना भाई साहब, तो फिल्म वालों ने ना और ज़्यादा बेड़ा गर्क कर रखा है ऐसी कहानियों को ग्लोरीफाई करने में। उन्हें भी देख लेते हैं। बॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री रह चुकी हैं शर्मिला टैगोर। पटौदी खानदान के नवाब पटौदी से शादी करने के लिए मैडम ने इस्लाम कबूल कर लिया। अपना नाम शर्मिला टैगोर से बदलकर आयशा सुल्ताना कर दिया। जिस नाम ने उन्हें प्रसिद्धि दी वो नाम बदल दिया गया। अगर आप सेक्युलर और प्रोग्रेसिव हो तो धर्म परिवर्तन का विरोध करना चाहिए था, परंतु आपको इसकी अनुमति नहीं देता है। अब आते हैं जी ज़ायरा वसीम पर। ज़ायरा वसीम ये नाम ना कुछ वर्षों पहले चर्चा में बना हुआ था। बात है 2017 की, जब दंगल के शूट से इन्होंने अपनी कुछ फोटोज सेट से साझा कर दी थी अपने सोशल मीडिया के ऊपर। अब जो फोटोज पोस्ट की गई थी ना, वो ना फिल्म की कॉस्ट्यूम में खींची गई थी, जिनमें इन्होंने लड़कों जैसे वस्त्र पहने हुए थे और बॉय कट रखा हुआ था। इसी बात को लेकर कई लोगों ने ऑनलाइन इन्हें ट्रोल कर दिया। धमकी दी गई ये कहते हुए कि फिल्म में काम करना गैर इस्लामिक है। 2019 तक उन्होंने फिल्मों में काम किया और उसी वर्ष ज़ायरा वसीम ने यह घोषित कर दिया कि अब वो फिल्में छोड़ रही हैं ताकि वो अपना ध्यान दीन की ओर लगा सकें और अपने जीवन को ऊपर वाले को समर्पित कर सकें। तनिक अब आप ये सोचिए, जब ज़ायरा ने ये घोषणा की तब उनकी आयु लगभग 19 वर्ष की थी। ये ऐसी आयु होती है जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से परिपक्व होकर सूझबूझ भरा निर्णय लेने में थोड़ा सा सक्षम नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो यहाँ पर ना ये समझा जा सकता है कि इस निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं उसके माता पिता और इस्लामिक समुदाय का योगदान अवश्य रहा होगा। और इन सब उदाहरणों के अलावा अभी ना इतना समय नहीं बीता है कि हम ये भूल जाएं कि हाल ही में अभिनेत्री चाहत खन्ना के साथ क्या हुआ है। चाहत को उसके बॉयफ्रेंड ने इसका हवाला देते हुए सीरियल करने से या काम करने से रोक दिया था। स्वयं को प्रोग्रेसिव समझने वाली महिलाओं का ना सारा फेमिनिज्म निकाल देता है इस्लाम। अब चलिए इन सब बातों को समझने के बाद अगले अध्याय में ये देखते हैं कि दो सिद्धांत, कम्युनिज्म और इस्लाम, जो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत हैं, एक असंभव गठबंधन है, एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो इसको देखने के लिए ना अगले अध्याय में चलते हैं। इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट भारत में जितना एक साथ दिखाई देते हैं, ये ना एक समझौते के अलावा कुछ नहीं है, दोस्ती नहीं है। भारत में ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे को पसंद करती लगती हैं क्योंकि सत्ता इन दोनों में से किसी के पास नहीं है। लेकिन जहां जहां पर सत्ता इनमें से किसी एक के पास होती है, वहां ये दूसरी विचारधारा को कैसे ट्रीट करते हैं ना, उसका सच आपको आज बताता हूं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बंटवारे के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुस्लिम सदस्य वो पाकिस्तान चले गए। वहां जाकर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बना दी। अब अपनी विचारधारा का विस्तार तो करना था ना भाई, लेकिन बंटवारे के मात्र 7 वर्षों के बाद ही पाकिस्तान ने कम्युनिज्म को बैन कर दिया, लियाकत अली की सत्ता गिराने के आरोप में। फिर 2001 में बांग्लादेश में कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में बॉम्ब कर दिया गया। जिम्मेदार पता है कौन था? इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप। अब आ जाते हैं टर्की पे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ टर्की को 1920 में मुस्तफा सुबही ने शुरू किया था। इसे 1925 में शेख सईद रिबेलियन के बाद बैन कर दिया गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस पर से ये जो बैन था ना हटा दिया गया था। पर 1947 में इस पर वापस से बैन लगा दिया गया। इस पार्टी के कई अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया। एक समय पर यह पार्टी ना तुर्की में बहुत एक्टिव हुआ करती थी, जिसने कोल्ड वॉर के समय में तुर्की में एक हिडन ऑपोजिशन की भूमिका निभाई थी। और ऐसा उसने ना मॉस्को के कहने पर किया था, यानी रशिया के कहने पर किया था। लेकिन 1988 में इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो आज भी कायम है। ऐसे ही एक समय इंडोनेशिया में कम्युनिज्म था। वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया हुआ करती थी, लेकिन 1965 में उन्होंने वहां सत्ता पाने के लिए तख्ता पलट करने की सोची। इस सोच की वजह से वहां उन्होंने 6 आर्मी जनरलों को रास्ते से हटा दिया, जिस वजह से उनका आर्मी के खिलाफ संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में ना कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता उन्हें समाप्त कर दिया गया और नतीजा आज वहां कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। और इस संघर्ष में जिन लोगों को समाप्त किया गया था ना, उनकी संख्या पता है कितनी थी? लगभग 4 लाख। 4 लाख। इंडोनेशिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पर 1963 तक सोवियत संघ का इन्फ्लुएंस हुआ करता था और 1963 के बाद चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल इस्लामिस्ट कंट्रीज में कम्युनिज्म बैन हुआ ना, जहां जहां कम्युनिस्ट विचारधारा है वहां इस्लाम का क्या हाल है
उसे भी देख लेते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, वहाँ इस्लाम पर किस प्रकार का बैन है ये किसी से बात छुपी नहीं है। वहाँ कुरान पढ़ने पर प्रतिबंध है, रोजा नहीं रखा जा सकता है, मोहम्मद नाम नहीं रखा जा सकता है, बुर्का बैन है, लंबी दाढ़ी नहीं रख सकते हो। ये सभी बैन केवल मुसलमानों पर है। अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ के समय मध्य एशिया मतलब आज का उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, वहाँ की 90% आबादी मुस्लिम हुआ करती थी। लेकिन वहाँ पर सोवियत रूस का राज हुआ करता था जो कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा हुआ करती थी। मतलब धर्म उनके लिए एक परेशानी था जिसे वह समाप्त करना चाहते थे। फिर उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो किया ना वो अब बताता हूँ। 1912 तक वहाँ पर 26,000 मस्जिदें हुआ करती थी, लेकिन वर्ष 1941 आते आते केवल 1,000 मस्जिद रह गई। वहाँ अरबी किताबों को बैन कर दिया गया था। इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे, इस्लामिक लॉ बंद कर दिए गए थे, यहाँ तक कि इस्लामिक शिक्षा तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो भाई साहब अर्थ साफ है, इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट भारत में केवल एक कारण के लिए साथ हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ के बहुसंख्यक समुदाय से सत्ता छीननी है। ऐसा होने के बाद वो एक दूसरे के साथ वही करेंगे जो इतिहास में इन्होंने एक दूसरे के साथ किया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आई होप सहमत होंगे। आप अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई ज्वाइन बटन और UPI के माध्यम से वो किया जा सकता है। साथ ही साथ जो वीडियो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, वो अवश्य देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको और आगे की जानकारी देने वाली है। पुनः फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।